वेलकम टू एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लासेज में हम पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे आपके लैंथेनाइड और एक्टिनाइड वाले पार्ट की, जो आपकी यूनिट 4 थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसमें हम बात कर चुके थे लैंथेनाइड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ऑक्सीडेशन नंबर की, और लैंथेनाइड संकुचन या परमाणुवीय त्रिज्या से संबंधित टॉपिक पे हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब उसके बाद इसी क्रम में आगे जो आपका टॉपिक है वो है इट्रियम का प्रकृति में लैंथेनाइडों या भारी धातुओं के साथ पाया जाना। देखो, एट्रियम जो है आपका प्रकृति में लैंथेनाइड या भारी धातुओं के साथ क्यों पाया जाता है, इसके क्या कारण है, उसके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं। एट्रियम +3 तीसरे वर्ग में लैंथेनम के ठीक ऊपर व्यवस्थित रहता है, अतः एट्रियम से लैंथेनम तक जाने पर कोषों की संख्या में वृद्धि से त्रिज्या में वृद्धि होती है, परंतु लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में लैंथेनाइड संकुचन के कारण बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या में तेजी से कमी आती है और Gd+3 व इसके पश्चात आने वाले तत्वों जैसे होल्मियम इर्बियम की त्रिज्या इट्रियम +3 की त्रिज्या के बराबर हो जाती है और त्रिज्या में समानता के कारण इनके रासायनिक गुण भी समान हो जाते हैं, क्योंकि रासायनिक गुण मुख्यतया इनकी आयनिक त्रिज्या पर निर्भर करते हैं। अतः जिन स्थानों पर इटर्बियम व होल्मियम पाया जाता है उन स्थानों पर संयुक्त अवस्था में इट्रियम भी पाया जाता है। तो देखो, यहाँ पर स्पष्ट है कि जिन तत्वों की आयनिक त्रिज्याएं समान होगी तो उनके जो हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं समानता दर्शाएगी। ज़रा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एट्रियम, इर्बियम, होल्मियम की परमाणुवीय त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या की बात कर लेते हैं। दोनों का क्या क्या ये है यहाँ पर रेशियो। तो एट्रियम की जो सामान्य परमाणुवीय अवस्था में एटॉमिक रेडियस है वो है 1.78 एंगस्ट्रॉम, या हम इसे पीपीएम में कन्वर्ट करेंगे तो 178 पिकोमीटर, पिकोमीटर। इर्बियम की भी 1.78 एंगस्ट्रॉम या 1.78 पिकोमीटर हैं। होल्मियम की 1.79 एंगस्ट्रॉम या 179 पिकोमीटर हैं। लेकिन अब यहाँ हम बात करें इन तीनों के आयनिक अवस्था में त्रिज्या की, तो देखिए यहाँ पर इट्रियम +3 की जो त्रिज्या है वो होती है 0.89 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए आप 1.78 से कम होकर 0.89 एंगस्ट्रॉम आ गई +3 अवस्था में। +3 में जब इसने बाह्यतम कोश से 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर नाभिक के द्वारा आकर्षण का अधिक अनुभव किया गया और आकार में कमी हुई। उसके प्रैक्टिकल डेटा हमारे पास है, इंस्ट्रूमेंटल डेटा अपने पास है। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 0.9 एंगस्ट्रॉम के समथिंग इसमें जो है आकार में कमी प्रदर्शित की जाती है इसकी आयनिक अवस्था में। इसी प्रकार इर्बियम +3 की भी हम 0.89 एंगस्ट्रॉम होती है और होल्मियम +3 की भी 0.887 एंगस्ट्रॉम आयनिक त्रिज्या होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इनकी आयनिक त्रिज्याओं में समानता होने के कारण इनकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज भी समान होती है। इसके बाद अगला पॉइंट आपका आता है लैंथेनाइड की सारीय प्रकृति या सारीय गुण। लैंथेनाइडों का जो है बेसिक नेचर क्या होता है। लैंथेनाइड धातुएं सरलता से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर Ln+3 अवस्था ग्रहण करने की प्रवृत्ति दर्शाती है। अर्थात हम जानते हैं कि लुईस अवधारणा के अनुसार वे स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन दे सकती है क्षारक कहलाती है। इस कारण लैंथेनाइड सारीय गुण प्रदर्शित करते हैं और हम जानते हैं कि जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकती है वो लुईस अम्ल कहलाती है। लैंथेनाइड संकुचन के कारण लैंथेनाइड आयनों का आकार क्रमशः घटता जाता है, फलतः उनकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता घटती जाती है। जैसे ही हम आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाते हैं उनके परमाणुवीय आकार में कमी आती जाती है और परमाणुवीय आकार में कमी होने के कारण
उनके इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता कम होती जाती है। कम क्यों होती है? क्योंकि उन पर जेड इफेक्ट का मान अधिक हो जाता है, प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ जाता है। इस कारण से वो बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं त्याग पाते हैं, अर्थात उनका क्षारीय गुण घटता जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होगी तो क्षारीय गुण घटेगा। हम एक आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो क्षारीय गुण में कमी प्रेक्षित होती है। लिंथेनाइडो द्वारा +3 ऑक्सीकरण अवस्था में बनाए गए ऑक्साइड Ln2O3 Ln2OH3 क्षारीय व्यवहार दर्शाते हैं। लिंथेनाइडो की क्षारीय सामर्थ्य हम निम्न क्रम में जो है लिस्ट कर सकते हैं, या निम्न क्रम में हमें प्रेक्षित होती है। जैसे वही क्रम आपको याद रखना है। इसमें बीच में आपको एट्रियम का जो है एक स्थान आएगा, ये ध्यान रखना है। तो लैंथेनम, सीरियम, प्रोमेथियम, नियोडाइमियम, प्रोसोडाइमियम, प्रोमेथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डाइस्प्रोसियम, होल्मियम, इट्रियम, इर्बियम, थूलियम, इटर्बियम और अंत में लूटीशियम +3। तो जो आपका स्टार्टिंग में है सीरियम से स्टार्ट जो सीरीज हो रही है, ये सबसे अधिक क्षारीय है क्योंकि ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है और +4 भी दर्शाता है। ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है। और यहाँ पर जैसे ही हम इधर से इधर जाएंगे तो इनके आकार में कमी होती जाएगी। और आकार में कमी क्यों होगी? प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ने के कारण। प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं त्यागेंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर कोई नहीं देता है आसानी से तो उसकी क्षारीय प्रवृत्ति जो है कम होती है। तो हम इसे लॉजिकली याद रखें, रटना कोई इसमें ठीक नहीं होगा। आप इसको लॉजिकली याद रखोगे तो याद रखने में भी आसानी होगी और आप इसको सही आंसर कर पाओगे। अब आगे हम बात करते हैं लैंथेनाइड श्रेणी में संकुचन के कारण परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ लैंथेनाइड +3 आयनों के आकार में निरंतर कमी आती है, जिससे धनायनों की ध्रुवण क्षमता में वृद्धि, इस जगह पे आप यहाँ वृद्धि मेंशन कर लेना, ध्रुवण क्षमता में वृद्धि होती है। अर्थात ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइडों के ऑक्साइडों में सहसंयोजक लक्षणों में वृद्धि होती है, जिसके कारण इनकी क्षारकीय प्रवृत्ति में कमी आती है। देखो यहाँ पर ध्रुवण क्षमता में वृद्धि, ध्रुवण क्षमता का मतलब यह है कि ये सामने वाले स्पीशीज को ध्रुवित कितनी कैपेसिटी से कर पाता है। ये हमने फायांस के नियमों में पढ़ा है बीएससी फर्स्ट ईयर में। तो फायांस के नियमों के अनुसार यदि किसी धनायन का आकार जितना छोटा होगा उसकी ध्रुवण क्षमता उतनी ही अधिक होगी, लेकिन किसी भी आयन का आकार यदि बड़ा होता है तो उसके ध्रुवित होने की क्षमता अधिक होगी, अर्थात वो आसानी से ध्रुवित हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। क्षारीय गुण परिवर्तित होने पर संकुलों के निम्न गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं। देखो क्षारीय गुणों में परिवर्तन होने के पश्चात इनके संकुलों में कुछ गुण हैं जो परिवर्तन दर्शाते हैं, जैसे कि ऑक्सी लवणों का ऊष्मीय विघटन। जो ऑक्सी लवण जितना अधिक क्षारकीय होगा वह उतनी ही शीघ्रता से विघटित हो जाएगा। ये पॉइंट नोट करने योग्य हैं कि जो भी ऑक्सी लवण जितना अधिक क्षारीय होगा वो उतना ही शीघ्रता से विघटित हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है आयनों का जल अपघटन। अधिक क्षारकीय आयन शीघ्रता से जल अपघटित हो जाते हैं। जो मोस्ट या कह सकते हैं कि जिसकी क्षारीय प्रवृत्ति अधिक होगी वो शीघ्रता से हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका लवणों की विलीयता। अधिक क्षारीय लवण जल में अधिक विलयशील होते हैं। ठीक है। अगला जो पॉइंट है आपका संकुलों का निर्माण। जो धनायन जितना अधिक क्षारीय होगा उसमें संकुल बनाने की उतनी ही कम प्रवृत्ति पाई जाती है। राइट। इसके पश्चात अपचायक गुण। जो आयन जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, अर्थात जितना तीव्र क्षारकीय है वह उतना ही प्रबल अपचायक होगा। लैंथेनाइड संकुचन के कारण चूँकि
लैंथेनाइडों में क्षारकीय गुण बाएं से दाएं जाने पर कम होता है, अतः इस श्रेणी में लैंथेनाइडों का अपचायक गुण भी लेफ्ट टू राइट या बाएं से दाएं जाने पर कम होता है। तो हम जानते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर क्षारीयता का गुण कम होता है, जैसे क्षारीयता का गुण कम होगा तो इनकी अपचायक गुण भी लेफ़्ट से राइट जाने पर कम होगा। ये बिल्कुल आपको कंसेप्ट हैं, ये पॉइंट हैं, ध्यान रखने होंगे। अब इसके बाद आपका लैंथेनाइडों में जो है अगला टॉपिक आता है इनके संकुल निर्माण, कि इनके संकुल निर्माण किस प्रकार से बनते हैं, कितनी ये टेंडेंसी इसको बनाने के रखते हैं तो कौन कौन से संकुलों का निर्माण ये करते हैं, उस बारे में हम चर्चा करते हैं। डी ब्लॉक के संक्रमण धातुओं की तुलना में लैंथेनाइड की संकुल निर्माण की प्रवृत्ति कम होती है। ठीक है, पहला पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा जनरल पॉइंट कि संक्रमण धातुओं की तुलना में लैंथेनाइडों की संकुल निर्माण की प्रवृत्ति कम होती है। पहला पॉइंट, संक्रमण धातुएं अनेक परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाओं में संकुलों का निर्माण करती है, जबकि लैंथेनाइड द्वारा केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ही संकुल निर्माण किए जाते हैं। हमने ये लकीर का फ़कीर भी नहीं है कि +3 में ही ये निर्माण करें, हमने देखा है सीरियम +4 में भी दिखाता है, तो इटरबियम वगैरह जैसे हैं वो +2 में भी आपके दर्शाते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट जो लैंथेनाइड हैं अधिकतर वो +3 स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं और उसी में ये संकुलों का निर्माण करते हैं। सेकंड पॉइंट है, लैंथेनाइड आयनों के अपेक्षाकृत अधिक बड़े आकार तथा कम धनावेश के कारण सतह पर आवेश घनत्व कम होता है, इसलिए इनकी लिगेंडों से बंधित होने की प्रवृत्ति कम होती है। लैंथेनाइडों द्वारा निर्मित संकुलों के लिए सामान्य परीक्षण प्राप्त होते हैं, ये जो निम्न हैं। पहला पॉइंट अपना है, लैंथेनाइडों द्वारा एक दंतुक लिगेंड के साथ निर्मित संकुल सामान्यतया अस्थायी होते हैं। देखो, लैंथेनाइड्स जो होते हैं वो मोनोडेंटाइड लिगेंड के साथ में जो संकुल बनाते हैं वो सामान्यतः लेस स्टेबल या अस्थायी होते हैं, तथा बहुदंतुक लिगेंड जैसे एथिलीन डायमीन EN, जिससे हम शो करते हैं किसे EN से, एथिलीन डायमीन, आपका एडेटा 4- एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, उसके बाद आपका ऑक्जिलेस C2O4 2- आयन आदि के साथ निर्मित किलेट संकुल पर्याप्त स्थायी होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि लैंथेनाइडों द्वारा कौन से स्थायी संकुलों का निर्माण किया जाता है, या आपको ये एग्जाम्पल दे दिए जा सकते हैं और इनका स्थायित्व क्रम पूछा जा सकता है, या अस्थायी और स्थायी संकुलों में विभेद किया जा सकता है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, पर आपको ये ध्यान होना चाहिए कि लैंथेनाइड बहुदंतुक लिगेंड जैसे आपके एडेटा है, ऑक्जिलेट हैं, आपका एथिलीन डायमीन है, इनके साथ में जो किलेट संकुल बनाते हैं वो पर्याप्त स्थायी होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। किसी लैंथेनाइड धातु पर धनावेश में वृद्धि के साथ संकुल निर्माण की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, अतः किसी लैंथेनाइड के लिए निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में संकुल निर्माण की प्रवृत्ति निम्न क्रम में होती है। देखो, यहाँ पर आपका कोई भी लैंथेनाइड है, कोई भी एलिमेंट आपका है, इसको हम सभी लैंथेनाइड को किससे दिखाया है, लैंथेनॉन से, LN से, है ना। तो Ln+2 भी दिखाता है, Ln+3 भी दिखाता है, Ln+4 भी दिखाता है। लैंथेनाइडों में तीनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं हमने देखी, लेकिन सबसे स्थायी जो है ऑलमोस्ट दिखाई जाने वाली +3 है। तो यहाँ पर जो है +2 वाला जो है सबसे कम संकुल निर्माण को दर्शाएगा, और Ln+4 सबसे अधिक संकुल निर्माण की प्रवृत्ति को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका, लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ Ln+3 आयनों के आकार में लगातार कमी आती है, या लैंथेनोनों के आकार में कमी आती है, इसलिए इनके संकुल निर्माण की प्रक्रिया या प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। कुछ लैंथेनाइड एक दंतुक लिगेंड के साथ भी स्थायी संकुल बनाते हैं, पर उनके लिए मुख्य शर्त यह है कि आक्रमणकारी लिगेंड उच्च विद्युत ऋणी होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। जो लिगेंड आपका आक्रमण करेगा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए केंद्रीय धातु परमाणु आयन पर, तो लिगेंड की जो प्रकृति है वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। जैसे हम यहाँ उदाहरण लेते हैं, NO3- के साथ सीरियम का निम्न संकुल निर्माण होता है।
जिसको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का कई बार फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, कई बार ये देकर इसका नाम पूछ लिया जाता है। तो NO3 माइनस के साथ सीरियम निम्न संकुल बनाता है, जो है आपका सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। NH4 होल्टाइज सीरियम NO3 2 माइनस, ये है आपका सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। यह आपसे पूछ लिया जाता है कि सीरियम द्वारा बनाए गए स्थायी संकुल का उदाहरण दीजिए। जबकि अब अगला पॉइंट, जबकि एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड के साथ जुड़े छोटे धनात्मक आयन जैसे इर्बियम, हॉल्मियम, लुटीशियम +3 के साथ स्थायी संकुलों का निर्माण करते हैं। लैंथेनाइडों में बनने वाले संकुलों की समन्वय संख्या सामान्यतः 6, 7, 8 होती है। कितनी? 6, 7 व 8 होती है, परंतु कुछ लैंथेनाइड 10 व 12 समन्वय संख्या वाले संकुलों का निर्माण भी करते हैं। यह तभी संभव हो सकता है जब परमाणु के sp,d,f कक्षक बंध बनाने में भाग लें। भाई 10 और 12 समन्वय संख्या आपके जब भी पॉसिबल हैं जब परमाणु के चारों प्रकार के कक्षक sp, d और f सारे ही बंध बनाने में भाग लें, जब जाके ही ये संभव हो सकता है। क्योंकि इन कक्षकों की ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता है, अतः यह सभी कक्षक एक साथ बंध बनाने में प्रयुक्त हो सकते हैं। यही कारण है कि इन तत्वों की इनके द्वारा बनाए जाने वाले संकुलों की समन्वय संख्या 9 से अधिक पाई जाती है। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो पॉइंट हैं, इस पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना है। आगे हम बात करते हैं लैंथेनाइड तत्व पाइबंधी लिगेंडों के साथ बंध नहीं बनाते, क्योंकि पाइबंधी लिगेंड कौन से होते हैं आपके, जैसे आपका पिरिडीन है, बेंजीन है, साइक्लोपेंटाडाइइन है इत्यादि जैसे जो लिगेंड है जिनमें पाई बॉन्डिंग होती है, उन लिगेंडों के साथ में ये बंध नहीं बनाते हैं, क्योंकि लैंथेनाइडों में 4F कक्षक अंदर की ओर उपस्थित होते हैं और यह 4F कक्षक इसी कारण से पाई बंधन में भाग नहीं लेते हैं। अतः साइक्लोपेंटाडाइइन जैसे पिरिडीन है, बेंजीन है जैसे पाइबंदी लिगेंड लैंथेनाइडों के साथ बंध नहीं बनाते हैं। ये हो गए आज के आपके इनके संकुल निर्माण की बात कि ये कौन कौन से टाइप के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके बाद हम अगले लेक्चर में जो हैं बात करेंगे। आपका अगला टॉपिक है लैंथेनाइडों का पृथक्करण या लैंथेनाइडों की प्राप्ति की प्रकृति में हम इन्हें किस प्रकार से प्राप्त करते हैं या इनको हम कैसे अलग करते हैं, उस बारे में, इनके मेथड्स के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।